नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। जिला बिलासपुर में स्थित विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में श्रावण अष्टमी की खूब धूम रही। बरसात की रिमझिम फुहारों में श्रद्धालुओं ने अष्टमी पूजन किया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु अष्टमी पूजन के लिए भारी संख्या में यहां पहुंचे और कन्या पूजन, हवन यज्ञ और विशाल भंडारों का आयोजन किया। इस बार एक नवरात्रा ज्यादा होने के कारण अष्टमी पूजन सोमवार को ही किया गया। कहा जाता है कि श्रावण की अष्टमी का विशेष महत्व होता है। अष्टमी का दिन मां को सर्वप्रिय होता है। जो भी श्रद्धालु अष्टमी के दिन व्रत करता है और पूजन करता है, मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आजकल नैना देवी माता के यहाँ श्रावण अष्टमी का जो मेला है वो चल रहा है और इसमें आज अष्टमी का ही विशेष दिन है और इसमें पंजाब से बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु इधर आ रहे हैं और माता जी का यहाँ अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अष्टमी के दिन विशेष रूप से ये माता के दर्शन करते हैं तो इसमें इनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। गत रात से ही भारी संख्या में श्रद्धालु नैना देवी और ज्वालाजी में पहुंचना शुरू हो गए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए थे। हिमाचल के इन मंदिरों में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मंदिर क्षेत्र में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड तैनात किया गया था। अष्टमी पूजन के दिवस पर काफ़ी मात्रा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और जगह जगह पुलिस तैनात की हुई है। पूरी मुस्तैदी से जवान काम कर रहे हैं और कोई अभी तक बिल्कुल सुचारू रूप से ये चला हुआ है। लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और माथा टेके। जगह जगह पर भंडारों की व्यवस्था की गई थी और श्रद्धालुओं को बस अड्डा से मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगा और लाइनों में खड़े यात्रियों को भी लंगर कमेटी वाले खाने पीने की व्यवस्था करते रहे। माता दे ते कंजका पूजन किया ते बहुत बढ़िया दर्शन हुए माता दे, सब बल्ले बल्ले हो गई, बहुत बढ़िया दर्शन। जय माता। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। लाखों रुपए खर्च कर बच्चों को नर्सिंग का कोर्स करवा रहे अभिभावकों के दिल पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चले कि उनकी बच्चियां कॉलेज में पढ़ाई ना कर झाड़ू पोछा लगा रही हैं। लेकिन ये काम हमीरपुर के समीप एक निजी नर्सिंग कॉलेज में सरेआम पिछले कुछ दिनों से छात्राओं से करवाया जा रहा है। जब मीडिया कर्मियों की टीम वहां पहुंची तो कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। बेहतरीन शिक्षा देने के दावे करने वाले निजी नर्सिंग कॉलेज हमीरपुर का ये दृश्य हैरान कर देने वाला है। इसे देखकर ये कहना मुश्किल है कि इन छात्राओं से नर्सिंग का कोर्स करवाया जा रहा है या सफाई कर्मी का। हमीरपुर के साथ ही एक निजी नर्सिंग कॉलेज में मुख्य गेट से लेकर निचली मंजिल और अंदर कमरों में नर्सिंग का कोर्स कर रही दर्जनों छात्राओं से पोछा लगवाया जा रहा था और इस कार्य को ठीक से करवाने के लिए कॉलेज की ही अध्यापिकाएं सख्ती से दिशा निर्देश दे रही थी। जैसे ही कॉलेज प्रशासन को मीडिया कर्मियों के आने की भनक लगी तो एकदम से सारा तामझाम बंद करवाकर छात्राओं को कमरे में जाने के निर्देश दे दिए गए। ऐसे में अफरा तफरी के माहौल के दौरान झाड़ू पोछा और वाइपर बालकनी में ही छूट गए। साथ ही मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों से नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर ने ही अभद्र व्यवहार करने से गुरेज नहीं किया और सारे माहौल पर पर्दा डालने की कोशिश की। कॉलेज के डायरेक्टर प्रताप सिंह से बात करने पर झाड़ू पोछा करने की बात को पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि छात्राएं अपनी मर्जी से झाड़ू पोछा कर रही हैं। अपनी जगह में अपने आप पोछा मारती हैं, अपने कमरे को खुद साफ करने। लड़कियों के कमरे में हम किसी को अलाउ नहीं करते जाने के लिए। दे आर गोइंग टू शिफ्ट द रूम्स, तो नीचे जहाँ से वो लोकेट कर रहे हैं उन रूम को पोछा लगाकर साफ कर कर ऊपर जा रहे हैं। ना मेरी ये प्रिंसिपल ने, ना मैंने, ना मेरी वार्ड ने इनको ऑर्डर दिया। आप लड़कियों से पूछ सकते हो और वो खुद भी बोल रहे हैं कि हमें किसने नहीं बोला, उनकी मर्जी से करनी। आपने क्या सफाई कर्मचारी कम रखे हैं यहाँ पे? हैं? जो बालकनी में लड़कियाँ सफाई कर रही थी। बालकनी में? हाँ, लड़कियाँ कर रही थी सफाई कर रही। आपने क्या सफाई कर्मचारी रखे हैं यहाँ? रखा है मैंने, सफाई कर्मचारी है। आपने बोला कि कमरों की सफाई लड़कियाँ, कमरों की लड़कियाँ सफाई खुद करती, बालकनी की सफाई कर रही है। ये उनकी अपनी है, ये बालकनी नहीं, ये उनकी अपनी, वो आती जाती है उधर से सफाई करती है। अभी मैं लड़कियों को कमरे में क्यों भेजूं किसी को? गौरतलब है कि आजकल नर्सिंग की छात्राओं की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन परीक्षाओं के दौरान पढ़ाई न करवाकर झाड़ू पोछा करवाने से अभिभावकों में भी गहरा रोष पनप रहा है और ऐसे में छात्राओं की सारी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आए दिन नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हमीरपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व मंडी उपसमिति के चेयरमैन प्रेम कौशल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यहां तक कह डाला कि प्रदेश भाजपा 2 हिस्सों में बंट चुकी है और इसी कारण आज तक केंद्र में हिमाचल से कोई भी मंत्री नहीं बन पाया है। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा आए दिन कांग्रेस सरकार व संगठन में फूट की बात करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि फूट भाजपा में पड़ी है और हर गुट केंद्र में अपने चहेते नेता को मंत्री पद दिलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता द्वारा लोकसभा चुनाव में भारी समर्थन दिए जाने के बावजूद आज तक हिमाचल प्रदेश के किसी भी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया और इसकी सबसे बड़ी वजह आपसी लड़ाई है। वहीं भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर नेताओं को धमकी देने के आरोप पर प्रेम कौशल ने पलटवार करते हुए कहा कि जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुए थे तभी से लेकर आज तक भाजपा पार्टी ही धमकियां देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव के दौरान भाजपा ने सत्ता में आते ही प्रदेश कांग्रेस को बर्खास्त करने और अब आए दिन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सीबीआई जाँच की धमकियां दी जा रही है। धूमल साहब ने सरकार में और मंत्रियों में मतभेद की बात कही है। जहाँ तक सरकार में फूट का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार में कहीं कोई फूट नहीं है। अगर फूट कहीं है तो वो हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिमाचल प्रदेश में फूट ना होती, झगड़ा ना होता, महत्वाकांक्षाओं का टकराव ना होता, तो हिमाचल से 4 सांसद जो हैं वो जीत के केंद्र में गए, लेकिन एक आदमी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। ये किस वजह से है? इसी वजह से है कि इनमें किसको मंत्री बनाया जाए उसको लेके झगड़ा है। तो झगड़ा कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस की सरकार स्थिर है, स्मूथली चल रही है। लेकिन झगड़ा अगर कहीं हिमाचल प्रदेश में है तो हिमाचल प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें है, और उसी झगड़े के चलते जो है हिमाचल प्रदेश को केंद्र के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। धूमल साहब ने एक और बात कही है कि वीरभद्र सिंह धमकियाँ दे रहे हैं। इस बात में ना कोई सच्चाई है, ना कोई तथ्य है। वीरभद्र सिंह की लोकतंत्र में गहरी आस्था है और पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं का माननीय वीरभद्र सिंह जी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। मां के दूध की कीमत और उसके महत्व के बारे में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी महिलाओं और युवतियों को जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शिमला के रानी झांसी पार्क में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रही युवतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत इनरव्हील क्लब मिडटाउन के सदस्यों ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैटरीन के साथ मिलकर स्तनपान को लेकर जागरूक किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह के मौके पर इनरव्हील क्लब शिमला मिडटाउन ने रानी झांसी पार्क शिमला में ब्रेस्ट फीडिंग टॉक का आयोजन किया। इस मौके पर नर्सिंग कॉलेज शिमला की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैटरीन ने रानी झांसी पार्क में कौशल प्रशिक्षण ले रही छात्राओं को मां के दूध के महत्व, तरीके, मां और बच्चे की खुराक, साफ सफाई, शिशु के लिए मां का दूध किस उम्र तक और मां के स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है जैसे विषयों की जानकारी दी। इस मौके पर इनरव्हील क्लब के सदस्यों ने फ्रेंडशिप बैंड एक दूसरे को बांधकर और छात्राओं को बांधकर रिफ्रेशमेंट वितरित की और फ्रेंडशिप दिवस भी मनाया। इनरव्हील क्लब शिमला मिड टाउन की अध्यक्ष विपिन गुप्ता ने क्लब की ओर से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम की जानकारी दी। इसमें क्या है, ये इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। तो इसमें हम लोग भी अपना योगदान देते हैं। इसमें हम लोगों को अवेयर करवाते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये हमने इस बार ऑर्गेनाइज़ किया है ये वुमेन कॉन्फ्रेंस सेल में। यहाँ पे बहुत सारी नर्सिंग मदर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ टेलरिंग का कोर्स कर रहे हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पे 80 बच्चे हैं जिनको आज हम अवेयर करवा रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, बच्चे को क्या फ़ायदे हैं, मदर को क्या फ़ायदे हैं और ना करने से इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और इससे बच्चे और मदर की क्या रिलेशनशिप डेवलप होता है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के समीप मशोबरा में विद्युत विभाग कार्यालय में टीमेट के पद पर कार्यरत जगतचंद को कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक मारपीट करने वाला जगतचंद का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल जगतचंद को आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी है।
गंभीर रूप से घायल लहूलुहान हालत में शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती ये व्यक्ति विद्युत विभाग में टीममेट के पद पर कार्यरत हैं। पीड़ित जगतचंद मशोबरा में जब अपने कार्यालय में काम कर रहा था तो उसे किसी ने बाहर बुलाया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। आरोपी ने उसको मारकर निर्वस्त्र अवस्था में फेंक दिया और कपड़े पेड़ पर लटका दिए। मशोबरा विद्युत विभाग कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत उनके सहकर्मी योगेंद्र ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मारपीट करने वाला व्यक्ति जगतचंद के साले का बेटा है। ये पेशेंट जो है हमारे बिजली बोर्ड में टीममेट पे कार्यरत है और जो आजकल ऑफिस में बिलिंग का काम संभाल रहे हैं। ये हमारे सुबह 9 बजे काम पे पहुंच गए थे, तो उसके बाद 10:15 के बाद ये ऑफिस में अपने काम में बिजी हो गए। तो 11:15 बजे के आसपास हमें पता चला कि उनको नीचे सड़क पे किसी ने मार रखा है। तो जब हम नीचे जाके देखे तो बिल्कुल निर्वस्त्र उनके कपड़े पेड़ों में टंगे हुए थे और ये बिल्कुल लहूलुहान थे। वहाँ तो देखने लायक नहीं था कि पूरी मिट्टी खून से लाल थी। तो इनसे पूछने पर उन्होंने बोला कि ये कोई जितेंद्र नाम के लड़के ने इनको मारा, बुला के ले गया और उन्हीं पे इन्होंने शक जाहिर किया। तो हम प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि उस जिसने भी ये हमला किया उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साले का बेटा बता रहे हैं अपना। अभी हमने तो पता नहीं कि क्या इनके बीच में क्या बात हुई, किस बात पे बहस हुई। वहीं पीड़ित जगतचंद से जब इस मामले में मीडिया ने बात करनी चाहिए तो वे कुछ भी साफ बताने से बचते नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने आरोपी के बारे में कुछ बताने से भी इनकार कर दिया। मेरे को नहीं मालूम सर। मतलब किन्होंने मारा आपको? वो नहीं पता, नहीं, मैं बेहोश हो गया था। तो नहीं, मेरा पता नहीं। उन लोगों की पहचान नहीं? हाँ, पहचान तो है जी। क्या नाम है उनका? मैंने पूछा कि मारा नहीं मारा। हाँ जी, मैंने बोला मेरे को मारा कि नहीं, मैं बेहोश हो गया। एएसपी भजन नेगी ने मारपीट की घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित को वाइटल पार्ट्स पर गहरे जख्म है और आरोपी जितेंद्र की तलाश में पुलिस टीम को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 353 और 307 की धाराओं के तहत जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। नेगी ने कहा कि जांच जारी है और एसएचओ को आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि झगड़े के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। मामला हमारे संज्ञान में आया है कि एक जगतचंद नाम के व्यक्ति हैं जो HPSCB में टीममेट लगे हैं, जो वर्तमान में मशोबरा में नियुक्त हैं। इनको आज दिन के समय कोई जितेंद्र नाम का लड़का है जो थाईला का रहने वाला है, उसने उनके खिलाफ उनके साथ मारपीट करी है ड्यूटी के दौरान। और उनको जो इंजरीज है, काफ़ी सीवियर इंजरीज आए हैं। इसलिए हम लोगों ने उनके एक्यूज के खिलाफ 353, 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें हम लोगों ने मामला दर्ज किया है और उसका तफ्तीश जारी है। मैंने थाना प्रबंधक अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो एक्यूज को अविलंब गिरफ्तार करे और तफ्तीश पूर्ण करे यथाशीघ्र। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उर्मिला सिंह ने राजभवन में आयोजित अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की उपस्थिति में उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए राज्य पुलिस तथा गृह रक्षा के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, गृह रक्षक तथा नागरिक रक्षा पदकों से सम्मानित किया। शिमला में राजभवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राज्यपाल उर्मिला सिंह ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए हृदेश बिष्ट, पृथ्वीराज और शिवराम शर्मा को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। उन्होंने सराहनीय सेवाओं के लिए अभिषेक त्रिवेदी, BM शर्मा, कुलदीप शर्मा, मदन लाल, परसराम, राकेश पठानिया, भुवनेश कुमार और टेकचंद को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। वहीं उन्होंने हरिसुख सौकटा और श्रीज्ञान नेगी को गृह रक्षक तथा नागरिक रक्षा पदक से सम्मानित किया। राज्यपाल उर्मिला सिंह ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दीपाराम पुंडीर, विजय सिंह, रमेश चंद, महेंद्र सेठ, ईश्वरदास, देवा कुमारी, कुमारी सुनीता देवी, कलम सिंह, मंगतराम, मनोरमा शर्मा और रमेश शर्मा को गृह रक्षक तथा नागरिक रक्षा पदक से सम्मानित किया। पूरे कार्यकाल में काफ़ी घटनाएं हैं, लेकिन जब मुझे पहली बार
पुलिस अधीक्षक सिरमौर लगाया गया जी। तो सिरमौर में पंजाब का जो ओवरलैप था आतंकवाद का, वो काफ़ी ज़ोर शोर पर था। उसके लिए हमारी पूरी टीम ने मेरी अध्यक्षता में, मेरे जो कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल थे, एएसआई थे, एसएचओ थे और ऑफिसर्स थे, सब ने मिलकर अपनी जान पर खेलते हुए आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की और हम कई आतंकवादियों को दूसरे राज्यों से भी पकड़ कर लाए, AK-47 वगैरह भी रिकवर की और हमने काफ़ी सफलताएँ प्राप्त की। तो उसका मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस प्रकार से सिरमौर के और हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा कर सकता हूँ। ये मुझे पुलिस पदक से नवाजा गया। मेरी जो है सेवाओं के लिए सरकार ने जो है इसके बारे में सोचा है। बाकी मेरी 37 साल की सर्विस के दौरान हमने ईमानदारी से पुलिस में सेवा करने की कोशिश की है और उसमें हम खड़े उतरे हैं और उसको जो है इस सरकार ने जो है दिया है। मैं बड़ा खुश हूँ। होमगार्ड ऐसी संस्था है, बहुत कम अवार्ड मिलते हैं। अपनी तरफ से काम तो बहुत किया था, आज जब हमारे को अवार्ड मिला मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। शायद ज़िंदगी में ऐसे लम्हे कभी नहीं आए। अपनी तरफ से काम अच्छा करना चाहिए, कभी ना कभी तो ये लम्हा आता ही है। ड्यूटी टाइम है या मैं घर में हूँ, जब कोई ऐसी दुर्घटना का कार्य या ऐसा कोई किसी को असमंजस में देखती हूँ तो मैं पीछे नहीं रहती। बच्चों को छोड़कर, घर बार को छोड़कर जो है सीधा उस मुकाम पर पहुँच जाती हूँ जो मेरा ये वर्दी मेरा कार्य करने के लिए वो कर्ज करती है। और मैं हर कार्य, चाहे छोटा हो बड़ा हो, दिन हो रात हो, जब भी मुझे कहीं से कॉल आती हूँ तो मैं अपना कार्य करने में सक्षम रहती हूँ और मेरे उच्च अधिकारियों द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं मैं बखूबी निभाती हूँ। और मैंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए मुझे प्रशस्ति पत्र और भी कई कार्य के सर्टिफिकेट मिले हैं, जैसे चाहे एसपी द्वारा या मेरे को एडीएम साहब ने या पंचायत प्रतिनिधि द्वारा मेरे को सम्मानित किया जाता है। और मेरा यही कार्य है कि आगे से जाके और मैं अपने जो अधीनस्थ जो जूनियर कैंडिडेट है उनको भी यही कार्य करने के लिए, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, बस में हो या रास्ते में हो, जब भी कोई किसी को ऐसी दुर्घटना के कार्य में या कोई घायल व्यक्ति मिले तो हर कार्य को करने में वो आगे आए, कभी पीछे न रहें। बहुत चीज़ से लगा, ये शायद जिंदगी का पहला मेरा होगा। बस मेरे को पहले भी गोल्ड मेडल वगैरह मिले हैं, लेकिन जो आज मुझे मेडल मिला है इससे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैंने बहुत सारे कार्य किए सर। ऑल इंडिया लेवल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और उसके बाद मैंने कई लोगों की जान चाहिए रेस्क्यू ट्रस्ट में अपने लड़कों के साथ जाके कई जगह कहीं पर जो करना है या कहीं बाढ़ आई है तो वहाँ मैं अपने लड़कों के साथ देखे मैंने कई आज जाने दिया। इस मौके पर राज्यपाल ने पदक विजेताओं को शुभकामनाएं दी। मैं देख रही थी इन लोगों की जो रिज्यूम पढ़ रहे थे 2011-2012 का था जी, काफ़ी पुराना था और आज इन लोगों को पदक देते हुए मुझे हार्दिक खुशी हुई और उसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। उनको और उनके परिवार को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अलावा मुख्य संसदीय सचिव नंदलाल, विधायक अजय महाजन, संजय रत्न, योजना आयोग के उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष जैनब चंदेल, मुख्य सचिव पी मित्रा, पुलिस महानिदेशक संजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक SR मरडी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। कंडाघाट के तहत पढ़ने वाले विवेकानंद विद्या निकेतन स्कूल साधुपुर में भारत स्वाभिमान न्यास के माध्यम से औषधीय पौधारोपण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल में हवन यज्ञ भी आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के सभी अध्यापकों और स्कूली बच्चों ने आहुति डाली। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान सोलन जिला भारत स्वाभिमान न्यास के अध्यक्ष रामेश्वर दत्त कौशिक ने स्कूली बच्चों को औषधीय पौधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्कूल के प्रधानाचार्य रवि मेहता द्वारा स्कूल के सभी बच्चों को घर के लिए एक औषधीय पौधा भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के अध्यापकों द्वारा स्कूल परिसर में औषधीय पौधे रोपित किए गए।
स्कूल प्रधानाचार्य रवि मेहता ने बताया कि स्कूल में औषधीय वृक्षारोपण महोत्सव का आयोजन भारत स्वाभिमान न्यास के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर स्कूल में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के अध्यापकों सहित स्कूली बच्चों ने भाग लिया और उसके बाद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज विवेकानंद विद्या निकेतन विद्यालय में औषधीय वृक्षारोपण महोत्सव का आयोजन भारत स्वाभिमान न्यास के माध्यम से इस विद्यालय में आज संपन्न हुआ है। आज क्योंकि आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस भी है, पूरे देश भर में वनस्पति विज्ञान को लेकर के और जितना भी औषधीय ज्ञान का पुनर्जागरण देश भर में हुआ है, तो आचार्य बालकृष्ण ने उसमें बड़ा भूमिका निभाई है। इसी निमित्त आज भारत स्वाभिमान ने पूरे सोलन जिला में जगह जगह इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे विद्यालय में भी इस औषधीय पौधों का रोपण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। आज बच्चों ने एक एक पौधा प्रत्येक घर के लिए हमने उनको दिया है, उसका संरक्षण संवर्धन करना। और हमारे भारत स्वाभिमान के जो जिला के प्रभारी है रामेश्वर दत्त कौशिक जी, उन्होंने बहुत से औषधीय जानकारियां, कितनी तरह की वनस्पति और औषधियां हमारे ही इस जगहों में उपलब्ध होती हैं, उस तरह का एक विस्तृत जानकारी आज बच्चों के बीच में भी रखी गई। सिटी चैनल के लिए साधुपुल से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा है कि नगर निगम शिमला में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए प्रदेश सरकार ने 17 करोड़ 14 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। वो शिमला के बचत भवन में शिमला एनवायरनमेंट हेरिटेज कंजर्वेशन एंड ब्यूटिफिकेशन सैब सोसाइटी की वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। शिमला के बचत भवन में आयोजित सैब सोसाइटी की वार्षिक साधारण बैठक के दौरान शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने नगर निगम शिमला को आधुनिक सूचना तकनीक आधारित ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने का परामर्श दिया, जिससे मोबाइल के माध्यम से सैब सोसाइटी के तहत कूड़ा एकत्रीकरण की सूचना नगर निगम और उपभोक्ताओं को प्रदान की जा सके, ताकि इस संबंध में विभिन्न शिकायतों के निवारण के साथ साथ सोसाइटी के काम में और अधिक दक्षता लाई जा सके। उन्होंने वार्ड स्तर पर निगरानी कमेटियों का गठन भी प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। सुधीर शर्मा ने कहा कि नगर निगम शिमला में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का मामला वित्त विभाग के साथ उठाया गया है और कर्मचारियों की कमी की समस्या को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि राज्य में नगरों का विकास नियोजित तरीके से हो और वहां सभी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष के दौरान इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सैब सोसाइटी के तहत 35,454 उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सोसाइटी द्वारा वर्ष 2010-11 में उपभोक्ताओं से सेवाओं की एवज में 1 करोड़ 34 लाख रुपए, जबकि 2013-14 में 3 करोड़ 45 लाख रुपए शुल्क के रूप में लिए गए। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला को जैविक कूड़ा करकट के पृथकीकरण के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने चाहिए, ताकि इसे खाद में परिवर्तित किया जा सके। ये सैब सोसाइटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है शिमला शहर में। अभी जो गार्बेज डिस्पोजल है वो डोर टू डोर कलेक्शन है, उसमें बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर आज ये मीटिंग थी, उसमें और सुधार कैसे लाए जाएं और जो लोग हैं कर्मचारी हैं उनका वेतनमान या इंसेंटिव बढ़ाने की बात थी एजेंडे में। तो ये सारी बातें थी जिससे कि शिमला शहर में जगह जगह जो डंपर्स पड़े हैं, कूड़ेदान हैं, उनको हटाना है और डोर टू डोर जो कलेक्शन है इसको और अच्छा बनाना है। और जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है वो सुचारू रूप से चले, उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं उसके ऊपर चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो मीटिंग्स हैं वो महत्वपूर्ण हैं। नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान ने सैब सोसाइटी की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि निगम सैब सोसाइटी के कर्मचारियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही सोसाइटी के कार्य की निगरानी के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आधारित सिस्टम विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो शिमला शहर में सैब सोसाइटी की जो बैठक आयोजित की गई थी, जो इसकी एनुअल जनरल मीटिंग थी, इसमें शहर को किस प्रकार से स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है उसके लिए जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। इसमें आज माननीय जो शहरी विकास और नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा जी है, उन्होंने जो पैटर्न भी है सैब सोसाइटी के वो भी इसमें जो है शिरकत की है। इसके अलावा जो पार्षदगण नगर निगम के हैं, उन्होंने डिप्टी मेयर हैं
और जो हमारे लाइफ मेंबर्स हैं सैब सोसाइटी के, उन लोगों ने जो है इसमें शिरकत की है और काफ़ी चर्चा जो है की गई है किस प्रकार से करना है। तो उसमें मुख्यतः यही आज बात निकली है कि जिस प्रकार से शहर के स्तर पर ये सैब सोसाइटी का गठन किया है, ये जो इसका उद्देश्य था कि वार्ड के स्तर पर भी हम जो है शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए कार्य करें। तो आज इस चर्चा के अंदर जो माननीय शहरी विकास और नगर नियोजन मंत्री ने भी कहा है कि वार्ड के स्तर पर वार्ड की कमेटीज़ का गठन करते हुए हमें जो है इस सैब सोसाइटी को वार्ड तक ले जाना पड़ेगा, ताकि जनता की भागीदारी से हम जो है इसको शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने का कार्य करें। तो इसमें कुछ अन्य निर्णय भी लिए गए हैं। जो हमारा डोर टू डोर शहर में कूड़ा इकट्ठा करता है, उसके अलावा सुपरवाइज़र है, उसके अलावा अन्य अधिकारी है, उनकी जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी की गई है और उसके साथ साथ जो है उनको मोबाइल भत्ता भी जो है वो दिया गया है। उसके अलावा जो EPF का मुद्दा है, ESIC का मुद्दा है, उस पर भी चर्चा की गई है और ये जो है कटौती की गई है। और हमारा मुख्य मकसद है जो शहर में सैब सोसाइटी में गार्बेज कलेक्शन में लगे हैं, ख़ासतौर पे जो गार्बेज कलेक्टर है, उनको जो है हम मूलभूत सुविधाएं दें, उनको अच्छा वेतन दें, ताकि वो जो है बेहतर सुविधा जो है शहर की जनता को दे सकें। नगर निगम आयुक्त अमरजीत सिंह ने कहा कि कोई भी उपभोक्ता नगर निगम को 200 रुपये अदा कर 2 डस्टबिन प्राप्त कर सकता है और निगम के पास वर्तमान में लगभग 2000 डस्टबिन उपलब्ध हैं। बैठक में नगर निगम शिमला के बाहर पंचायत क्षेत्र में सैब सोसाइटी की सेवाएं शुरू करने, सुपरवाइजरों को अधिकृत यूजर कलेक्शन करने पर प्रतिशतता के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने, सोसाइटी के कर्मचारियों को विभिन्न अवकाश प्रदान करने, गार्बेज कलेक्टर को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि देने, वेतन मानदेय में प्रस्तावित बढ़ोतरी, यूजर चार्जेस में बढ़ोतरी समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर उप महापौर टिकेंद्र पंवर, वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, नगर निगम के सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर ने भी सैब सोसाइटी की कार्यप्रणाली को और अधिक दक्ष बनाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। बैठक की कार्यवाही का संचालन सैब सोसाइटी के सदस्य सचिव डॉक्टर उमेश भारती ने किया। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में जहां चरस का व्यापार दिन प्रतिदिन पनप रहा है, वहीं शराब का अवैध कारोबार करने में भी नशे के सौदागर पीछे नहीं है। सोलन में अवैध रूप से देसी शराब रखने का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। सोलन के रबौन बाईपास रोड पर स्थित एक ही मकान की 2 दुकानों से पुलिस की ISU टीम ने 475 पेटी शराब बरामद की है। चरस और नशीले पदार्थों की तस्करी के साथ साथ सोलन में अवैध शराब की तस्करी भी धड़ल्ले से हो रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब सोलन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोलन के रबौन में छापा मारा। पुलिस ने एक भवन की 2 दुकानों से 475 पेटी अवैध शराब की बरामद की। सोलन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पदमचंद ने जानकारी देते हुए बताया कि ISU टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि रबौन में किराए पर ली गई 2 दुकानों में अवैध रूप से देसी शराब रखी गई है। पदमचंद ने कहा कि उन्होंने कराधान विभाग और स्थानीय पंचायत के प्रधान व मकान मालिक की मौजूदगी में दुकानों के ताले खोले, जिसमें पाया कि उसके अंदर संतरे और अंगूरी की 475 देसी शराब की पेटियां अवैध रूप से रखी गई थी। अवैध रूप से पकड़ी गई इस देसी शराब की कीमत लाखों में आंकी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस बारे में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। आज एक गुप्त सूचना के आधार पर हमने एक तथाकथित इलीगल चल रहा है एक देसी शराब का स्टोर यहाँ पे रेड किया। रेड में एक्साइज डिपार्टमेंट और लोकल प्रधान वगैरह को शामिल किया गया। तो ये जो सूचना है हमारे सोलन ज़िला के SIU वालों को प्राप्त हुई थी और फर्दर इसे डेवलप किया गया और जिस पे हमने रेड किया तो रेड में हमें करीब 475 पेटियाँ ये देसी शराब है, संतरा और अंगूरी की बरामद हुई है, जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया है और इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन जारी है। अभी प्रारंभिक जांच में ये मालूम हो रहा है कि ये शायद किसी हिमगिरी नाम की कोई फैक्ट्री है, उनको ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने स्टोर रखने के लिए दिया था, जिसकी जो 31 मार्च 2014 को डेट खत्म हो गई है। और तफ्तीश में ऐसा भी लग रहा है कि भाई जो इस मकान का मालिक है फर्दर किसी ऐसे आदमी को इन्होंने स्टोर एक किराए पे दिया जिसका कोई शायद सही पता नहीं है और जिसकी पुलिस छानबीन कर रही है। इससे हम मना नहीं करते हैं, शायद चल रहा होगा, लेकिन पुलिस भी सतर्क है और हम इसमें काफ़ी इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं और जो भी हमें पता लगता है तो हम रेड करते हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
सोलन में आयोजित सिरमौर कल्याण मंच द्वारा डॉक्टर वाई.एस. परमार की 108वीं जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार की 108वीं जयंती के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सोलन में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और चूड़ेश्वर कला मंच के कलाकारों द्वारा ठोडा, सिंह, दीपक नृत्य और नाटी गाकर उपस्थित लोगों का खूब मनोरंजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार एक युग दृष्टा थे, जिन्होंने प्रदेश के विकास की अहमियत समझी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार ने हिमाचल प्रदेश को ही नहीं बल्कि पहाड़ों के विकास में तेजी लाने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, जल विद्युत उत्पादन तथा सड़कों के विकास के महत्व को समझा और इस दिशा में नई नई योजनाएं बनाकर काम करने का संकल्प लिया। हिमाचल को जो आज नया टोपी उन्होंने दी, तो मैं समझता हूँ उनके वक्त की जितने सपने उनके थे वो आज साकार हुए। उनके वक्त की सोची मैं समझता हूँ जो दिशा थी, सबसे बड़ी बात डॉक्टर परमार की थी कि सड़कें हमारी भाग्य की रेखाएं थी। और मैंने तो खुद एज ए स्टूडेंट और मेरे थे जब अधिकारी था तो स्वयं उनसे कभी गुड मॉर्निंग कर दिया करते थे, बड़े प्यार से जवाब देते थे। मैंने स्वयं उनको देखा है कि एक मुख्यमंत्री प्रदेश का स्वयं सब्जी खरीद सकता है। मैंने स्वयं उनको देखा है बस में चढ़ते और सचमुच में नतमस्तक हो जाते हैं हम उस महान विभूति को आज भी कि हमारे युवाओं में वो सब आदर्श, वो सब जो उन्होंने उदाहरण दिए वो कैसे उनका समावेश हो, ताकि हमारा न केवल प्रदेश बल्कि देश में जो युवा आज एक प्रकार से मैं समझता हूँ न जाने किन किन व्याधियों से, किन किन बुरी आदतों से घिर गया, उनका अगर उदाहरण आज हम अपने मन में रखें। नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने संबोधन में कहा कि सोलन के विकास में सिरमौर के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। सिरमौर के कृषि उत्पाद का लगभग 50% कृषि उत्पाद सोलन मंडी में आता है। योगदान हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से इतना अधिक है, उसकी वर्णन और गणना नहीं की जा सकती। ऐसे महान शख्सियत को सोलन में लोगों के दिलों में उतारने के अंदर जो अहम भूमिका सिरमौर कल्याण मंच ने निभाई है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ, सदा प्रणाम कहता हूँ, उसका धन्यवाद। सोलन और सिरमौर के एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि सिरमौर के बंधु भगिनी ने आपको यहाँ क्यों बुलाया कि आप सिरमौर के भी कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया। और जो अपेक्षा सिरमौर कल्याण मंच आपसे करता है, मैं आशा करता हूं कि जो काम अगर हमसे भी अधूरा रहा होगा वो आप सिरमौर कल्याण मंच के लिए पूरा करेंगे। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल द्वारा सिरमौर की अंजू शर्मा को उनके पति की मृत्यु के पश्चात अंगदान करने के लिए, बलदेव सिंह वर्मा को देहदान प्रदान करने के लिए, जबकि संतराम शर्मा को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने राष्ट्रीय आह्वान पर प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से केंद्र की एनडीए सरकार को ज्ञापन प्रेषित किए। एसोसिएशन जीवन रक्षक दवाओं से उत्पाद शुल्क हटाने और राष्ट्रीय त्रिपाठी कमेटी के पुनर्गठन की मांग कर रही है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकम शर्मा ने शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के दबाव में अहमदाबाद के दवा उद्योग को लाभ पहुंचाने के चलते त्रिपाठी कमेटी को निरस्त किया गया है। भारतीय मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की तरफ से सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, एनडीए सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, एनडीए सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, एक भी हमारे
जिंदाबाद। पिछले 20 साल के लगातार संघर्ष के बाद हमारी एक जो मुख्य मांग थी वो थी कि त्रैपाठी कमेटी का जो है वो एक प्रोविज़न किया जाए, जिससे जो है हमारे पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हित जो है वो कुछ हद तक सुरक्षित किए जा सके। और दूसरा साथ में था कि हमारी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उसमें जो एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, एक तरफ सरकार कहती है कि दवा के दाम जो हम कम कर रहे हैं, जेनरिक जो लिखी जानी चाहिए, दूसरी तरफ वही जो है प्रदेश की सरकार और साथ साथ में केंद्र की सरकार इवन की जो जीवन रक्षक दवाएं उसके ऊपर भी जो एक्साइज ड्यूटी लगा रही है और बढ़ा रही है। हम जो है वो प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से जो है मांग करते हैं कि इस जीवन रक्षक दवाओं के ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी वो तुरंत जो है इमीडिएटली जो है ये ख़त्म हो जानी चाहिए। और नंबर 2, जो 20 साल के संघर्ष के बाद नेशनल त्रैपाठी कमेटी का जो है यूपीए गवर्नमेंट ने जो अभी गठन किया था दिसंबर महीने के अंदर, दिसंबर 2013 में, हाल ही में एनडीए गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बनी है, इन्होंने अभी 14 जुलाई 2014 को उस नेशनल त्रैपाठी कमेटी की मीटिंग को जो है भंग कर दिया, उस कमेटी को भंग कर दिया। और इस भंग का जो मैं आम जनता से भी ये बात सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो त्रैपाठी कमेटी का एनडीए गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने जो भंग किया है, इसका मुख्य एक ही कारण है। वो कारण है क्योंकि वो एक अहमदाबाद से, गुजरात से जो है वो एक बिलोंग करते हैं और वहाँ पर जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की और बड़ी बड़ी कंपनियों का जो एक हमारा हब है दवा उद्योग का, वो लगभग जो है 90% दवा उद्योगों का जो हब है वो अहमदाबाद के अंदर लगा हुआ है। और उनके प्रभाव में आकर के जो है इस नेशनल त्रैपाठी कमेटी को जो है भंग किया गया है। इस कमेटी में जो शामिल थे उसमें कुछ जो है हमारे पूंजीपति वर्ग थे जो दवा प्रबंधक है, और कुछ हमारे जो ऑल इंडिया जो सेक्रेटरीज थे और डिप्टी सेक्रेटरीज थे, इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो थे, कुछ CIT के लोग थे, कुछ हमारे इंटेक के लोग थे, एटेक के लोग थे। तो इस तरह के लोग थे। बेसिकली क्या था कि ये जो त्रैपाठी कमेटी है, इस त्रैपाठी कमेटी में कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का उदाहरण के तौर पर जो है अगर दवा प्रबंधक से किसी भी तरह का कोई भी जो है डिस्प्यूट होता है तो उसमें जो एक मजदूर वर्ग है वो मालिकों के साथ जो है अपना पक्ष सही ढंग से ना तो रख पाता है डर के माध्यम से, क्योंकि उसे डर होता है, उसे खौफ होता है कि जो हमारा दवा प्रबंधक है वो नौकरी से निकाल देगा। तो इसके लिए हम पिछले 20 साल से लगातार मांग कर रहे थे कि हमारे इसमें अगर इस तरह का कोई भी ग्रीवांस आता है, कोई भी समस्या आती है, तो इसमें एक तीसरी पार्टी की मध्यस्थता होनी चाहिए। तो ये यूपीए गवर्नमेंट ने 20 साल के संघर्ष के बाद जो ये हमारी मांग स्वीकार की थी, और इसमें जो लेबर सेक्रेटरी और जो अपने डिप्टी सेक्रेटरीज थे और हमारे जो ब्यूरोक्रेट से अधिकारी लोग थे, इसको जो है मध्यस्थता के लिए स्वीकार किया था यूपी गवर्नमेंट ने कि ये मध्यस्थता करेंगे। लेकिन हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको जो है डिसॉल्व कर दिया। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के लक्कड़ बाजार में 2 दिनों से एक सांप ने खूब हड़कंप मचाए रखा। ये सांप एक दुकान से दूसरी दुकान में घुसता रहा, जिसे देखने दुकान के बाहर लोगों की खूब भीड़ जुटी रही। स्थानीय दुकानदारों की लाख कोशिशों के बावजूद भी सांप को बाहर नहीं निकाला जा सका और लोग सपेरे की खोज में शहर भर में खाक छानते रहे। टूटू से सपेरा आने के बाद इस सांप को कब्जे में लिया गया, तब जाकर दुकानदारों ने चैन की सांस ली। हम नाग देवता की खूब पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जब कोई सांप साक्षात सामने आ जाए तो बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। नाग पंचमी का पर्व होने के एक दिन बाद ही शिमला के लक्कड़ बाजार में जब सांप दुकानों में घुस गया तो स्थानीय दुकानदारों के होश फाख्ता हो गए। बीते 2 दिनों से सांप ने लक्कड़ बाजार में खूब हंगामा मचाए रखा। सांप एक दुकान से दूसरी दुकान में घुसता रहा और दुकानदार सांप को बाहर निकालने के लिए पुलिस, दमकल विभाग, वन विभाग और जिला प्रशासन से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पहले दिन सांप स्थानीय दुकानदार विकास की दुकान में घुसा, जबकि आज दूसरे दिन देवकी नंदन की दुकान का मुआयना करता रहा। स्थानीय दुकानदार शहर भर में सपेरे को ढूंढते रहे और फिर टूटू से एक सपेरे को लाकर सांप को बाहर निकाला जा सका। सपेरे ने किसी मासूम बच्चे की तरह इस सांप को दुकान में रखे सामान के बीच से पकड़ा और अपने झोले में डाल दिया, तब जाकर कहीं दुकानदारों की जान में जान आई। हमने कल 5:30 बजे इन्फॉर्म किया था 100 नंबर पे। उन लोगों ने फिर फायर सर्विस वाले भेजे थे, वो लोग आए थे, 10-15 मिनट में चेक वगैरह करके चले गए थे। सर किसके लिए आपने इन्फॉर्म किया था? क्या स्नेक के लिए हमने देखा था कल शाम को 5:30 बजे मेरी शॉप में आया था, इधर से निकल के रोड के नीचे से। उसके बाद हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, हमने इस पर निगाह भी रखी। फिर फायर सर्विस के लोग आए थे, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह से चेक नहीं किया। हम उनको बोल भी रहे थे कि यहाँ से एक रास्ता इस शॉप में भी आता है, काइंडली यहाँ भी चेक कर लो। वो लोग निकल गए थे। आज फिर जब मॉर्निंग में फिर हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, लेकिन कोई भी नहीं आया अभी तक। एट प्रेजेंट हमने खुद ही दुकानदारों ने मिलकर एफर्ट्स किए इसको पकड़ने के लिए। तो नहीं आज, लेकिन बिजनेस का तो लॉस हुआ। वैसे शिमला में काम नहीं है आजकल, हमारी सारी दुकानें बंद पड़ी हैं 11 बजे से। अब जाके हम खोल रहे हैं। कल तो दूसरी वाले की शॉप में था जी, फिर वहाँ से एक हॉल था अंदर आने के लिए, तो वहाँ से होके वो हमारी शॉप में आ गया। तो सुबह से हमने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया, पुलिस वालों ने फिर बोला कि तो जी फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो। फायर ब्रिगेड के पास खुद
हम जो है उनके पास गए, कल तो आ गए थे वो, आज वो बिल्कुल नहीं आए। कहते हमारे पास जो पकड़ने वाले थे वो चला गए, कहते वो आ जाए नहीं। तो उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम 3-4 घंटे से उनके पास जाते रहे, फिर उन्होंने कोई हमें उसका कोई आंसर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। फिर फॉरेस्ट वाले को डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, फॉरेस्ट वाले बोलते डिस्चार्ज के फ़ोन करो, उनको बोला, फिर उनसे कोई भी रिस्पॉन्स हमने प्रशासन की तरफ से कोई नहीं मिला जी। 3-4-5 घंटे तक हमने जो है सुबह से 12-1 बजे से लगे 4-5 बजे तक, फिर भी हमने टूटू जाके सवेरे वाले को बुला के फिर सबको बुलाया। आज से पहले कभी स्नेक नहीं निकला जी, ये पहली बार हुआ जी आज स्नेक निकला है। तो इससे दुकानदारों में क्या डर का माहौल है? डर का तो माहौल है जी। अब आप शॉप में बैठे हो तो आपके सामने अगर सांप बैठा हो तो डर तो नेचुरली लगेगा इंसान को। जब हमने प्रशासन को, पुलिस को बोला, क्या बोलते हैं, डीसी ऑफिस फ़ोन किया, सबसे कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं आया, कोई भी मतलब यहाँ पे आए नहीं। हम नहीं कर सकते डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट इनको आप फॉरेस्ट वाले को बोलो, फॉरेस्ट वाले दूसरे डिपार्टमेंट को बोलते रहे कि हमारा काम नहीं, जो दूसरा का काम। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा को पूरा करने के बाद बाबा बर्फानी सेवा मंडल कुनिहार द्वारा श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कुनिहार की 7 लगती पंचायतों सहित अर्की क्षेत्र के लोगों ने भगवान शिव भोले बाबा के मंदिर में माथा टेक कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस मौके पर महिलाओं ने भी फलों और जलेबी का प्रसाद बांटा। अमरनाथ यात्रा में कुनिहार क्षेत्र के लोगों के वापस आने पर नीलकंठ महादेव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। बाबा बर्फानी सेवा मंडल कुनिहार के प्रेस सचिव प्रदीप पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कुनिहार और अर्की क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। शिव मंदिर तालाब कुनिहार में बाबा बर्फानी सेवा मंडल कुनिहार की तरफ से बाबा अमरनाथ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर, जिसमें कुनिहार क्षेत्र ही नहीं अपितु पूरे अर्की क्षेत्र से हजारों लोगों ने बाबा बर्फानी का प्रसाद ग्रहण किया। सिटी चैनल के लिए कुनिहार से अजीत कौशल के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।